हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको भाग 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, इसके पहले हमने इतिहास लेखन की परंपरा, आधुनिक इतिहास लेखन, यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में। सबसे पहले महत्वपूर्ण विचारक। बच्चों, इतिहास लेखन के विज्ञान का विकास होने में बहुत सारे विचारकों का योगदान प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ विचारकों का यहाँ जानकारी दी गई है। सबसे पहले रेने देकार, इनका जन्म 1596 में हुआ और मृत्यु 1650 ईस्वी में हुआ। इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों में विशेषतः कागजात जो है उसकी विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक होता है। यह विचार जो है आग्रहपूर्वक रखा जा रहा था। यह विचार रखने वाले में सबसे पहला नाम रेने देकार्त का था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इस ग्रंथ में वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वह नियम यह है, जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक उस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बच्चों देखो, यहाँ ग्रंथ दिया गया है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इसको रेने देकार्त ने लिखा था। यह ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। वोल्टेयर का जन्म 1694 में हुआ और मृत्यु 1778 ईस्वी में हुआ। वोल्टेयर का वास्तविक नाम फ्रांसवा मरी अरुए था। फ्रांसीसी दार्शनिक था और इसने इतिहास का लेखन करने के लिए अपना विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए तात्कालीन समाज में प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों पर विचार करना चाहिए। इन्होंने ऐसा कहा था कि हमको खाली वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं पर ही नहीं ध्यान रखना चाहिए, बल्कि उस समय का समाज, वहाँ की परंपरा कैसा था, वहाँ का व्यापार कैसा था, आर्थिक व्यवस्था और कृषि कैसा था, इन सभी घटकों पे विचार करना भी जरूरी है। परिणाम स्वरूप इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसकी रचना करते समय मानवीय जीवन का सर्वांगीण विचार किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब भी हम इतिहास लिखते हैं तो मानव का जो जीवन है उसका पूरा विचार हमें करना चाहिए। इस विचार को महत्व प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि वोल्टेयर जो है आधुनिक इतिहास के लेखन का जनक माने जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है उस समय का समाज, कृषि और आर्थिक अर्थव्यवस्था। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, इनका जन्म 1770 और मृत्यु 1831 में हुआ। यह एक जर्मनी दार्शनिक थे। इन्होंने इस बात पे बल दिया कि ऐतिहासिक यथार्थ यानी ऐतिहासिक जो सच्चाई है वो वास्तविकता को तर्क शुद्धता पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना। उसमें तर्क होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सच झूठ या दोनों में क्या बराबर है, अंतर स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है। इतिहास का जो घटनाक्रम, एक के बाद जो घटना होती है, तो घटना जो है वो आज मनुष्य की प्रगति को दर्शाता है। उसने यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना में इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। जैसे इससे बदलाव होता जाता है उसी प्रकार प्रमाणों में भी थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। उसके इस विवेचन के परिणाम स्वरूप अनेक दार्शनिकों को यह विश्वास हुआ कि यद्यपि इतिहास का अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिक पद्धतियों की तुलना से भिन्न है, फिर भी उसकी गुणवत्ता जो है थोड़ी भी कम नहीं है। हेगल के व्याख्यानों और लेखों का संकलन जो है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस नामक ग्रंथ में प्राप्त है। हेगल द्वारा लिखित रीजन इन हिस्ट्री, यह पुस्तक जो है बहुत ही चर्चित है। देखो बच्चों, यहाँ हेगल द्वारा लिखा गया 2 ग्रंथ दिया गया है। एक है इनसाइक्लोपीडिया और दूसरा है रीजन इन हिस्ट्री।
समझ ले, हेगल के मतानुसार किसी भी घटना का अर्थ स्थापित करने के लिए उसका वर्गीकरण दो विरोधी वर्गों में करना पड़ता है। तो अलग अलग दो विरोधी वर्ग, जैसे अपोजिट वर्ग होता है ना, उसी प्रकार दो विरोधी वर्गों में करना होता है। अन्यथा मानव मन को उस घटना का आकलन नहीं होता, यानी वो जो घटना घटी है उसको हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जैसे सच झूठ, अच्छा बुरा, इस पद्धति को द्वंद्ववाद भी कहा जाता है। इस पद्धति में पहले एक सिद्धांत स्थापित किया जाता है, जैसे सच एक सिद्धांत हो गया। इसके बाद उस सिद्धांत को काटने वाला दूसरा सिद्धांत स्थापित किया जाता है, जैसे झूठ। तो सच झूठ में मतलब तुलना की जाती है। अब उन दोनों सिद्धांतों का तार्किक खंडन मंडन किया जाता है, ये सही है कि ये सही है। इसके पश्चात दोनों सिद्धांतों का सार जिनमें समाविष्ट है, उन सिद्धांतों का समन्वयात्मक रचना की जाती है, यानी जो सही है उसको निकाल लेते हैं, उसका पता हमको चलता है, तब उसको मानना चाहिए, ऐसा उनका मत था। लियोपोल्ड वॉन राके, इनका जन्म 1795 में हुआ और मृत्यु 1886 ईस्वी में हुआ। 19वीं शताब्दी में किए जा रहे जो इतिहास लेखन पद्धति था, उसमें मुख्यतः बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन राके के विचारों का प्रभाव हमको दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि इतिहास विषय में अनुसंधान में विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार होनी चाहिए। मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, इस बात पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम इतिहास की खोज करते हैं तो उसमें सबसे पहले, भले बहुत सारा इतिहास लिखा गया है, लेकिन जो दस्तावेज है वो महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे पहले वाला दस्तावेज है वो इस बात पर उन्होंने बल दिया। और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की कसकर खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी जो भी दस्तावेज और कागज है उसका कड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस पद्धति द्वारा ऐतिहासिक सत्य तक पहुंचना संभव होता है, यह उनका विश्वास था। उसने इतिहास के लेखन में काल्पनिकता के उपयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसमें काल्पनिक कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो सत्य के आधार पर होना चाहिए। उसने विश्व के इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना पर बल दिया। उसके विविध लेखों का संकलन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन ग्रंथों में मिलता है। देखो बच्चों, यहाँ पर इनका लिखा हुआ दो ग्रंथ दिया गया है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो ग्रंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म 1818 में हुआ और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। 19वीं शताब्दी के बाद में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप इतिहास की ओर देखने का दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली एक वैचारिक प्रणाली हमारे सामने आई। उन्होंने कहा कि इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता। अमूर्त यानी जिसको हम देख नहीं सकते, उन खाली कल्पनाओं का नहीं होता है, बल्कि इतिहास जीवित मनुष्यों का होता है। जो आदमी जीवित है उनका हम इतिहास लिखते हैं। मनुष्य के बीच में रिश्ते, नाते, मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों के स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर होता है। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों में समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। फलस्वरूप समाज के वर्ग पर आधारित विषम समाज का विभाजन होता है और वर्ग संघर्ष निर्माण होता है। उन्होंने यह बताया, कार्ल मार्क्स ने यह बताया, इतिहास है वो अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता बल्कि जीवित मनुष्यों का होता है। मनुष्य के बीच में अलग अलग रिश्ते नाते होते हैं और उनकी कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती है और उनको पूर्ण करने के लिए उपलब्ध साधन सामग्री की जरूरत होती है। ये जो संसाधन है समाज के विभिन्न वर्गों में समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, कुछ अमीर लोग को संसाधन ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं और गरीबों को कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों, ये चित्र दिया गया है, ये संसाधन है और संसाधन में समान मात्रा में वितरण नहीं हो रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। इसके कारण क्या होगा, जो गरीब है उसके मन में असंतोष का निर्माण होता है और असंतोष का निर्माण होने के कारण वर्ग संघर्ष निर्माण होता है, यानी झगड़ा होने की संभावना रहती है। मानव का इतिहास ऐसे ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है
जिस वर्ग के नियंत्रण में उत्पादन संसाधन होते हैं वह वर्ग अन्य वर्गों का शोषण करता है। यह विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने यह कहा कि एक वर्ग है जिसके पास सब कुछ है और एक वर्ग है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, जिसके पास ज्यादा है वो क्या करता है, जो जिसके पास कुछ नहीं वो उसका शोषण करता है और शोषण करता है, अत्याचार करता है। ये जो विचार है ये कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया। उनका लिखा ग्रंथ दास कैपिटल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया ग्रंथ दास कैपिटल। एनल्स प्रणाली 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स प्रणाली नाम से जानी जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। एनल्स प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक अलग दिशा प्राप्त हुई। इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजा, महान नेताओं और उनकी राजनीति और कूटनीति युद्धों पर न केंद्रित करते हुए, इन्होंने क्या बताया एनल्स प्रणाली में कि हमको राजा, महाराजा, महान नेता के बारे में ही जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में क्या है, राजा, महाराजा, नेता, राजनीति, इससे संबंधित रहता है, युद्ध इस सब से संबंधित रहता है। लेकिन इन सभी बातों पे ही खाली इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि वहां की जलवायु, वहां के स्थानीय लोग, किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार, संपर्क साधन, सामाजिक विभाजन और समूह की मानसिकता, इन सभी बातों का भी अध्ययन करना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यानी इन सब बातों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए, इतिहास लिखना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, प्रौद्योगिकी का चित्र है और वो संचार माध्यम का चित्र यहाँ पर दिया गया है। एनल्स प्रणाली का प्रारंभ और उसे विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकारों को दिया जाता है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन यानी स्त्रियों से संबंधित जो इतिहास लेखन किया गया उसको स्त्रीवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना, जो इतिहास लिखा गया था उसको फिर से लिखना। फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, इन्होंने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया। इसके पश्चात स्त्रियों की जीवन से जुड़ी नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थान, स्त्रियों की पारिवारिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं विस्तार में विचार करने वाला अनुसंधान प्रारंभ हुआ। इन्होंने कहा कि खाली जो इतिहास है वो पुरुषों का नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो इतिहास लिखा गया उसको बदल के फिर से लिखा गया। इन्होंने स्त्रियों के जीवन पे जो नौकरी है, रोजगार है, ट्रेड यूनियन है, अलग कार्यरत संस्थान, पारिवारिक जीवन में जो उनका पहलू होता है उस पर भी उन्होंने इतिहास लिखा है। 1990 के पश्चात दिखाई देता है कि स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मान के इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया, यानी इनके बारे में भी फिर से इतिहास लिखा जाने लगा। माइकल फूको, इनका जन्म 1926 में हुआ और मृत्यु 1984 ईस्वी में हुआ। 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का जन्म हुआ। उसने अपने आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया, इतिहास के काल क्रमानुसार अखंड रूप में प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। उन्होंने कहा कि काल क्रम और अखंड रूप से हम इतिहास की रचना करते हैं वो सही नहीं है। अनुचित मतलब सही नहीं है। पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता, खाली पुरातत्व के द्वारा हम अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। उन्होंने कहा कि भूतकाल में जो परिवर्तन हुआ है उसका भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यह चित्र जो है माइकल फूको द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज का चित्र दिया गया है। यहाँ पे इस तथ्य की ओर उसने ध्यान खींचने का प्रयास किया, सभी लोग जो इतिहासकार थे उनका ध्यान खींचने का उन्होंने प्रयास किया। फूको ने इतिहास में उल्लेखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया, अतः उसने इस पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा है।
जो इनका पद्धति है उसको ज्ञान का पुरातत्व उन्होंने कहा है। इतिहासकारों ने इसके पहले मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर पहले विचार नहीं किया था, परंतु फूको ने इन विषयों पर इतिहास की दृष्टि से फिर से विचार किया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया मनोविकार। उस मनोविकार का मतलब जो था दिमाग का जो रोग होता है उसको मनोविकार कहा जाता है। और यहाँ पे दूसरा भी देखो चित्र दिया गया है चिकित्सा विज्ञान का और कारागार प्रबंधन अथवा जेल का, यानी इन विषयों को भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और इतिहास लिखा। इस प्रकार इतिहास लेखन की व्याप्ति लगातार बढ़ती गई। साहित्य का मतलब जो बड़े बड़े ग्रंथ, किताब, पुस्तकें होते हैं। स्थापत्य का मतलब होता है जैसे मंदिर, किला, भवन, प्रशासनिक कार्यालय। और शिल्पकला जैसे मूर्ति कला, चित्रकला तुमको मालूम ही है तुम्हें, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे अलग अलग विषयों के अलग से इतिहास लिखे जाने लगे।